नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों की बात करें तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8 और सबसे घाटे में रहा शिरोमणि अकाली दल, उनको 1 सीटें मिली हैं। तो ये आज के नतीजे थे, लेकिन इसके बाद ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर इसके बाद जो उत्साह इस रिज़ल्ट को देखकर पंजाब में हुए। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आजकल जब से किसान आंदोलन हुआ है उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी की सक्रिय राजनीति जो है वहाँ पे भरपूर देखने को मिल रही है और साथ ही खालिस्तान मुद्दा भी वहाँ काफ़ी गरमाया हुआ है। और एक बार फिर जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसे आप गौर से देखिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस विश्लेषण और इस तथ्यों के रखने के साथ ही आप पंजाब की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए और आने वाले खतरे को भापिए। ये खतरा सरकार को भी भापना है, इस देश की जनता को भी भापना है और पंजाब की उस जनता को भी भापना है जो शांति के साथ अपने पूरे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब पंजाब कभी बेहद अशांत हुआ करता था, जहां टाड़ा लगा करता था और आए दिन युवा जो हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में या तो मारे जाते थे या टाड़ा के तहत जेल में ठूसे जाते थे। देखिए इस वीडियो को, इस नतीजों के साथ ही पंजाब में कई जगहों पे ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिसमें लोग जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं वो खुलेआम सड़कों पे बिना खौफ के नज़र आए और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए भी नज़र आए। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है खालिस्तान और क्यों फिर से जिंदा हो गया है ये खालिस्तान की आवाज़। तो देखा आपने, तो आजकल यानी कि जब से ये किसान आंदोलन हुआ है तब से ये खालिस्तान मुद्दा जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और इसी किसान आंदोलन का जो लीडर माना जाता था, वो किसान अपने आप को कहता था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसको कई लोगों का समर्थन है। हनमुल्ला और दर्शनपाल ये सारे समर्थन कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी उनको समर्थन दे रहा है। हालांकि खुद सक्रिय राजनीति में आने से राकेश टिकैत मना कर रहा है, लेकिन उनकी पार्टी को नकार भी नहीं रहा है। और क्या मतलब है इन सब के, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। और आखिर फिर से ये खालिस्तान, ये शब्द इतना जीवंत क्यों होता जा रहा है, क्या मायने हैं इसके, क्या कुछ है ये, और भारत के लिए कितना खतरा हो सकता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। खालिस्तान कैसे है भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए और अखंडता के लिए खतरनाक, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल हमारे देश में खालिस्तान की चर्चा काफ़ी ज़ोर पे है, लेकिन ये खालिस्तान क्या है और इसके उद्देश्य कैसे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है, अब हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। आज
हम आपको खालिस्तान के इतिहास और मौजूदा स्थिति की पूरी ABCD पूरे विश्लेषण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिखिस्तान के विचार ने खालिस्तान का रूप ले लिया। आखिर खालिस्तान का अर्थ क्या है? हमारे अपने इस विश्लेषण के जरिए हम चाहते हैं कि आज हमारे इस विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि नफ़रत को हराने का एक ही तरीका होता है, वो है कि या तो हम इसकी पूरी जानकारी और इतिहास को जानें, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये समझाएंगे कि खालिस्तान का अर्थ क्या है। अगर आप पूरी तरह से नहीं जानेंगे तो लोगों को काउंटर कैसे कर सकते हैं और उसकी गहराई को कैसे समझ सकते हैं। खालिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ खालसा। हिंदी में इसका मतलब है खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ होता है प्योर, यानी कि बिल्कुल शुद्ध। लेकिन समय के साथ ये शुद्धता कितनी मिलावटी और ख़तरनाक, मौकापरस्त, स्वार्थी और हिंसक हो गई, ये हम सभी जानते भी हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे भी। इसे समझने के लिए लेकिन इन सब को समझने के लिए इतिहास के उन पन्नों को पलटना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आपको हमारे साथ 100 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ 100 वर्ष पहले, जो आज भी उसकी जड़ें जो हैं वो उस नफ़रत की ज़मीन का साथ छोड़ने को राज़ी नहीं है। ये बात वर्ष 1920 की है, जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस दौरान एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नाम था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। ये बहुत प्रभावशाली आंदोलन था और इसका मकसद था भारत के गुरुद्वारों को उदासी सिख महंतों से मुक्त करवाना, जिन्हें उस समय के अकाली हिंदू महंत मानते थे। इन महंतों को, उदासी अखाड़ा महंतों को हिंदू, जो उस समय के सिख थे वो हिंदू महंत मानते थे। हालांकि उदासी सिख संप्रदाय की स्थापना खुद गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद जी ने की थी, लेकिन उस वक्त वो सारे सिख उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे और उन्हें हिंदू कैटेगरी में रख रहे थे। इस आंदोलन के तहत वर्ष 1920 से 1925 के बीच में हुए संघर्ष के दौरान 30,000 से ज़्यादा सिखों को जेल में डाला गया था। 400 से ज़्यादा सिख जो हैं वो मारे गए थे। लगभग 2,000 सिख घायल हुए थे। उसी दौरान 1920 में 10,000 सिखों की एक बैठक के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ था और आज भी भारत में गुरुद्वारों का प्रबंधन इसी कमेटी के पास है। ये आंदोलन 5 वर्षों तक चला और उस समय सैकड़ों गुरुद्वारे, जिनमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे का निमंत्रण भी शामिल थे, उसका नियंत्रण जो है उदासी सिखों महंतों से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अपने हाथों में ले लिया था। 1925 आते आते अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे सिखों की ज़्यादातर मांगें मान ली गई थीं, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया था। हालांकि इस आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये संघर्ष चल रहा था तब तक सिख 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। पहले वो थे जो सिर्फ गुरुद्वारा को उदासी सिख महंतों से मुक्त करवाना चाहते थे। दूसरे वो लोग थे जो इस आंदोलन को समाप्त होने के बाद भी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और तीसरे वो लोग थे जिन्होंने इस सिख सांप्रदायिकता का एक राजनीतिक मंच बना लिया था और उसके साथ अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक रहे थे। ऐसा करने वालों ने ही सिख को हिंदुओं और मुसलमानों से अलग दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया था उसी वक्त से, और यहीं से अलग सिख देश
की मांग ने जन्म लिया था, जिसके लिए सिखिस्तान शब्द उस वक्त में इस्तेमाल किया गया था। खालिस्तान का विचार कैसे अस्तित्व में आया, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। हिंदुओं के लिए सिखों के मन में अलगाव की भावना के पीछे बताया जाता है कि दो बड़ी वजहें थी। पहले कि ये समाज में हिंदू उस समय की जो समाज थी, उस समय में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक थे और प्रभावशाली थे। दूसरी वजह ये थी कि सरकारी नौकरियों और राजनीति में सिख अपनी स्थिति को बेहद मजबूत करना चाहते थे। वर्ष 1929 की बात है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने का संकल्प लिया था। लेकिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का उस वक्त में विरोध हुआ था और ऐसा करने वाले तीन ग्रुप थे। पहला ग्रुप था मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसका मानना था कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना ही चाहिए। दूसरा ग्रुप भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तीसरा ग्रुप मास्टर ताराचंद का था, जो यह कह रहे थे कि अगर भारत में मुसलमानों के लिए अलग देश और अलग सीटें आरक्षित होती हैं तो इस आधार पर सिख अल्पसंख्यकों को भी कंसीडर करना चाहिए और उन्हें भी उसी तरह से उनका हक देना चाहिए। मास्टर ताराचंद उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के संस्थापक सदस्य थे, जिसका गठन गुरुद्वारा को मुक्त करवाने के लिए किया गया था। मास्टर ताराचंद ने अपनी दो बड़ी बातों को लेकर लाहौर अधिवेशन का विरोध किया था। क्या थी वो दो बड़ी बातें? पहली बात ये थी कि वो चाहते थे कि कांग्रेस सिखों को कभी भी नज़रअंदाज ना करे, और दूसरी बात ये थी कि उन्हें डर था कि राजनीतिक हिस्सेदारी में कहीं कांग्रेस सिखों की भूमिका बहुत सीमित ना कर दे, क्योंकि सिखों की आबादी उस वक्त मुसलमानों के मुकाबले काफ़ी कम थी। इन्हीं वजहों के बाद सिखों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी और कहा जाता है कि खालिस्तान का विचार तभी से अस्तित्व में आया। हालांकि तब खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब ये शब्द था सिखिस्तान, जिसको लेकर के हर बार एक नई तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सिखों ने अलग देश की मांग की थी। भारत की आज़ादी के लिए हुए आंदोलन के दौरान अलग सिख देश की मांग कई बार उठी, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके दो हिस्से हुए। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। विभाजन के दौरान संयुक्त पंजाब में जहां सिखों की आबादी ज़्यादा थी, उसका पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन गया था। और इससे कुछ सिखों का अलग देश बनाने का सपना जो है वो टूट गया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल की स्थिति में, उस वक्त की मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो सिख दो देशों में बटे हुए थे। इससे नाराज अकाली नेताओं ने सांप्रदायिक सिद्धांतों को सिख राजनीति का केंद्र बना दिया। अकालियों ने सिखों को सांप्रदायिक बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है और ये अकालियों के ही सोच का जन्म है खालिस्तान। अकाली नेताओं ने शुरू से ही ये कहा कि सिख विचारधारा में धर्म और राजनीति को अलग करना संभव ही नहीं है। वो धर्म जहाँ होगा वहाँ राजनीति होगी। इन लोगों का तब भी यही कहना था कि सिख समुदाय के अधिकार को सिर्फ वही अभिव्यक्त कर सकता है, और यही नहीं, उन्हें आज़ाद भारत में लगातार सिखों के साथ भेदभाव की बातें कर रहे थे अकाली, जो कि पूरी तरह से निराधार था, गलत था। हालांकि इसी का परिणाम था कि 1953 में मास्टर ताराचंद, जो उस समय अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने सिखों को कहा कि अंग्रेज चले गए हैं। ये उनके वचन थे मास्टर ताराचंद के कि अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे शासक गोरे से काले हो गए हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सिख धर्म और हमारी स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। ये बात भी पूरी तरह से गलत था। सिखों की भावनाओं को कितना ख्याल रखा गया था आज़ादी के बाद, ये हम सभी जानते हैं। पूरे देश में
जब पाकिस्तान से सिख त्रसित होकर वो भारत आए थे तो किस तरह से उनके मान सम्मान की रक्षा की गई थी, और पूरे भारत के हर भूभाग में ये सिख जो हैं उन्होंने शरण ली थी और उनको कई तरह की फैसिलिटीज़ दिए गए थे। आज हम आपके लिए वो नक्शा भी लाए हैं जो पूर्व पंजाब के पूर्णता को दर्शाता है। इस नक्शे की मदद से आप समझ सकेंगे कि 1966 से पहले पंजाब कैसा दिखता था। देखिए 1966 से पहले पंजाब PEPSU पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के रूप में जाना जाता था। 1948 से 1956 तक ये अस्तित्व में रहा था, जिसमें कपूरथला, फरीदकोट, नालगढ़, पटियाला, कलसरिया, जिंद, नाभा ये सारे आते थे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के बाद भारत के जिस एक हिस्से को PEPSU यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन कहा जाता था, उसे 1956 में पंजाब में शामिल कर लिया गया और पंजाब 3 हिस्सों में बंट गया। जिस समय यह सब हो रहा था उस दौरान संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबा नाम के एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मकसद था पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य देना चाहिए, लेकिन उस समय सरकार ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, क्योंकि ये लग रहा था कि उस राज्य की मांग की आड़ में अलग सिख राज्य का सपना देखा जा रहा है और कहीं ये मांग अलग सिख राष्ट्र में न तब्दील हो जाए। और भारत का संविधान भी धर्म के आधार पर इस तरह की इजाज़त नहीं देता है। हालांकि 10 साल बाद ही इसे लेकर सरकार का रुख बदल गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा वो था जिसे आज हम पंजाब के रूप में देखते हैं, दूसरा हिस्सा हरियाणा था और तीसरे हिस्से में पहाड़ी इलाके थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया था। इसके अलावा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। देश के बंटवारे के बाद खालिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था पंजाब के बंटवारे के बाद। और हम देखें तो देश और पंजाब जब बटा तो उसके बाद से ही खालिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था। ये वो दौर था जब खालिस्तान शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। पंजाब के बंटवारे के बाद अकाली दल ने इस तरह की मांगे, कई बार इस तरह की मांगों को सरकार के सामने रखा था। उस समय भी देश में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी और इसको लेकर राजनीति भी उस वक्त बेहद गरमाई थी। आप जब उस वक्त के दौर के इतिहास को पढ़ेंगे तो उस राजनीति को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से खालिस्तान मुद्दा जो है एकदम ज्वलंत मुद्दा बन चुका था। 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जिन्होंने अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया था। इस रेजोल्यूशन में 3 बड़ी मांगें रखी गई थी। पहली मांग थी कि पंजाब की नदियों सतलुज और ब्यास के पानी का बंटवारा फिर से किया जाए। दूसरी मांग थी कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उन जिलों को जहां सिख की आबादी अधिक है उसे पंजाब में शामिल किया जाए। जब अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ तब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी। ऐसे में अकाली दल के नेता इंदिरा गांधी की सरकार पे ज़्यादा दबाव नहीं बना सके थे और यही वजह है कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। उसको सरकारों ने बहुत सीरियसली लिया नहीं था। अब इसके बाद ये जानना बेहद ज़रूरी है कि यही वो दौर था जब धीरे धीरे खालिस्तान की मांग बेहद मजबूत होती जा रही थी और एक वो चेहरा जो खालिस्तान की मांग को लेकर के पोस्टर बॉय बन गया था, जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरवाले, वो कौन था, उसका क्या अस्तित्व था और आखिर वो कैसे खालिस्तान मांग को लेकर के खालिस्तान की इस लड़ाई का पोस्टर बॉय बन गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली दल सभी सिख के प्रतिनिधित्व का दावा करता था उस वक्त में, लेकिन 1952 से 1980 के बीच में हुए चुनाव में अकाली दल को पंजाब में औसतन 50% वोट भी नहीं मिले थे।
इस राजनीतिक विफलता की वजह से ही पंजाब में अलगाववादी विचारधारा अकालियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए अलगाववादी विचारधारा को मजबूत करना शुरू कर दिए थे और सिखों के लिए खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने की लगातार मांग कर रहे थे। और वही मांग जो है वो बेहद जोर पकड़ता जा रहा था। यही वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद भी शुरू हुआ था और टाडा जैसे नियम भी लागू किए गए थे। युवा बेहद गुमराह हो रहे थे और पंजाब की स्थिति जो है वो अहोपोह में थी, त्राहिमाम की स्थिति में थी। पंजाब बेहद अशांत दिख रहा था उस वक्त में। और यह उसी समय में भिंडरवाले का जन्म हुआ था, जो जरनैल सिंह भिंडरवाला इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट का पोस्टर बॉय बन गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष यानी जरनैल सिंह दोनों ने भिंडरवाले को, जरनैल सिंह भिंडरवाले की बात मैं कर रही हूँ, जरनैल सिंह भिंडरवाले को अपना संरक्षण भी दिया था और समर्थन भी दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की ये सोच थी कि भिंडरवाले के जरिए पंजाब में अकाली दल को कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी का ये कदम राजनीतिक के लिहाज से उनके राजनीतिक करियर का सबसे खराब और गलत कदम था, जो उन पे ही भारी पड़ा था। साल 1980 से 1984 के बीच में पंजाब में सैकड़ों निर्दोष लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हुई और हिंदुओं और सिखों के बीच में ज़बरदस्त टकराव पैदा हुआ। भिंडरवाले ने शुरुआत में निरंकारियों और खालिस्तानियों का विरोध करने वालों को अपना निशाना बनाया और इसके बाद पत्रकार, नेता, पुलिस और हिंदू समुदाय के लोग उसके निशान माफ़ कीजिएगा आते गए। जुलाई 1982 की बात है अगर हम करें तो तब तक भिंडरवाले इतना मजबूत हो गया था कि उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर ली थी और उसको अपने मूवमेंट का गढ़ बना लिया था। जून 1984 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी अलगाववादियों से मुक्त कराना बेहद मुश्किल माना गया था और ये खालिस्तानी अलगाववादियों के लिए केंद्र बन गया था उनकी लड़ाई का। और इंदिरा गांधी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था सेना की मदद के अलावा। देश के अंदरूनी मामलों में इतने बड़े स्तर पर सेना का ऐसा इस्तेमाल ये पहली बार हुआ था। 5 जून 1984 को भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार दिया गया था। ये ऑपरेशन 10 जून यानी कि 5 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था। 10 जून दोपहर को ये समाप्त हुआ था, जिसमें 83 जवान शहीद हुए थे और 493 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, जरनैल सिंह भिंडरवाले सहित। इन मारे गए आतंकवादियों में जरनैल सिंह भिंडरवाला भी शामिल था। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जिस तरह से सिख आस्था का केंद्र है स्वर्ण मंदिर, जिसे हम देखें तो अमृतसर साहिब कहते हैं, हरमिंदर सिंह साहिब कहते हैं, वहाँ पे जिस तरह से सेना घुसी थी और जिस तरह से गोलियां चली थी, इसको लेकर के सिख समुदाय में काफ़ी रोष आ गया। भिंडरवाले के मारे जाने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों में इतना रोष था कि 31 अक्टूबर 1984 को इस रोष ने उनके आवाज़ पे ही अपना रूप दिखाया था। इस 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 2 सिख जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद देश में बड़े पैमाने पे सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। कांग्रेस के बड़े नेता इन दंगों में शामिल थे। खुद राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे, उनका भी नाम इस दंगे से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। इन दंगों के बाद धीरे धीरे भारत में खालिस्तान की मांग कमज़ोर पड़ने लगी। अगर बात करें अगस्त 1985 की, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था, जो कि शिरोमणि अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ हुआ था। ये हस्ताक्षर इस पूरे रेजोल्यूशन की अगर बात करें, एक अग्रीमेंट की अगर बात करें, तो चुनावी राजनीति
में लोंगेवाला ने, हरचंद सिंह लोंगेवाला ने, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और अगर बात करें भिंडरवाले की, तो जर्नैल सिंह भिंडरवाले के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने पर अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि इसके बावजूद पंजाब में आतंकवादी हमले लगातार हो ही रहे थे, ये आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हुई थीं। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के कनिष्क विमान को हवाई यात्रा के दौरान पंजाबी आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की जानें गई थीं। 10 अगस्त 1986 को भारत के 13वें सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर बैद की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत की सेना प्रमुख थे। और 31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह को भी कार से बम धमाके में मार दिया गया था। हालांकि यह समझने वाली बात है कि पंजाब हिंसा और आतंक के माहौल को देखते हुए वर्ष 1987 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके बाद सीधे 1992 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1984 में सिख दंगे और उसके बाद हुई आतंकवादी घटनाओं के बावजूद पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी और मुख्यमंत्री बेअंत सिंह बने थे। लेकिन 15 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह को कार धमाके में उनको उड़ा दिया गया था, उनकी जान चली गई थी। ये कार धमाका भी खालिस्तानियों की तरफ से ही किया गया था। हालांकि तब भी और आज भी खालिस्तान के इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को बहुत सारे सिख जो हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में सिख जो हैं वो नकार दिए थे और आज भी नकारते रहे हैं। आज भी खालिस्तान के विचार को बहुत सारे सिख जो हैं वो नकार रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि विदेशों में बैठे उनके जो आका हैं वो देश में बैठकर भारत में पंजाब की राजनीति करना चाहते हैं और इसके लिए उनको पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का समर्थन मिला होता है। कहीं ना कहीं साइलेंट वे में कनाडा और ब्रिटेन भी इसको समर्थन देता है और कुछ पार्ट जो अमेरिका है उसके भी कुछ सेक्शंस हैं जो इस मूवमेंट को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। कनाडा इस मूवमेंट के लिए बिल्कुल सुरक्षित और सेफ ज़मीन जिसको बोलते हैं वो बन गया है। यही वजह है कि भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें किसान आंदोलन भले ही भारत में चल रहा था लेकिन खालिस्तान के साथ इसके तार जुड़े हुए थे और इसको लेकर के चर्चाएं जो है, चर्चा में कनाडा सबसे ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे खालिस्तान समर्थक जो हैं, खालिस्तान के जिनको कि ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है भारत ने, वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज के पास जाके, हाई कमीशंस के पास जाके भारत के झंडे वो उनकी बेअदबी कर रहे थे। भारत के झंडों के साथ वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कुछ इसी तरह के नारे इन किसान आंदोलन में भी गाहे बेगाहे देखने को मिले थे। और अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो कि फॉरेन फंडेड पार्टी है वो जब से पंजाब की राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू की है तब से खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर से जो वीडियो हमने शुरू में दिखाया था उसको फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरह से खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि किसान आंदोलन को भरपूर सहयोग और समर्थन दे रहा था वो किस तरह से खालिस्तान की जब बात आती है चुप्पी साध जाता है। जब खालिस्तान के अगेंस्ट बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कन्नी कटाता हुआ नज़र आता है और पंजाब की सक्रिय राजनीति में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। अलगाववादियों की राजनीति करने में आम आदमी पार्टी अगर सक्रिय हो रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह की भाषा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो अकाली दल
अपनी ज़मीन तलाशते हुए इस मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए है। पंजाब का क्या होगा अगर कोई भी सक्रियता के साथ इन सारी चीज़ों को देखते हुए कठोर कदम नहीं उठाता है। पंजाब में फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में अगर इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के मुद्दों को कोई भी समर्थन ना देते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की करे, क्योंकि अगर यही रफ्तार बना रहा तो आने वाले दिनों में एक बार फिर हम 1980 के उस दशक में पंजाब में पहुंच सकते हैं जहां पंजाब लहूलुहान हुआ पड़ा था और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। भले उस वक्त में चेहरा इंदिरा गांधी थी, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुछ उसी तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बेहद अहम जानकारियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी सचेत हो जाएं और अपने आप को और पंजाब की स्थिति को समझते हुए वहाँ की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आपसे एक गुजारिश कर रही हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के उठते हुए फन को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।